गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही गुड मॉर्निंग सर। है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, कल की क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? कल की क्लास में क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अब आ रही है प्रॉपर आवाज आपकी? आ रही है आवाज? यस सर। ओके ओके ठीक यस है सर। बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, कल तो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। अभी बच्चों जो मैं आप लोगों को ना अभी म्यूट ऑल कर रहा हूँ सभी को, ठीक है? एक तो हाँ, आप ध्यान दो, म्यूट ऑल कर रहा हूँ। और आप लोग कोई भी मैसेज अभी आप लोग अगर आपको डालना है तो आप लोग चैट के माध्यम डालेंगे, ठीक है? चैट करके। ओके सर ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों ठीक है, क्लास चालू हम लोग करते हैं। कल क्लास क्यों नहीं, कल कनेक्ट नहीं हो पाए थे क्या आप लोग? सचिन, मधु, विजय, कल क्लास कनेक्ट नहीं हुई आपकी? सर आप भी आए थे। नहीं हो नहीं गई थी सर। सर आप नहीं आए थे। मैं आ गया, फिर लिंक हटा दिया। मैं तो था, मैं तो क्लास में था। काफी 5 ही बच्चे दिख रहे थे मेरे को तो। हाँ सर। नहीं सर, 30-40 कनेक्ट हो गए बट हाँ सर, कनेक्ट हो गए थे सर। कल मैं 5 बच्चों को ही था, प्रेरणा थी, अजय अजय था, ये 2-3 बच्चे ही जुड़े थे कल तो। लिंक कट नहीं गई थी सर, सर। हम भी थे 30-40 सर। फिर आप बाद में कनेक्ट हुए थे 11 सर ये 40। पहले थे कनेक्ट, फिर हट गए थे बाद में सब। अच्छा नहीं सर, 11:20 पे कनेक्ट हुए थे और 11:33-34 तक थे हम। तो फिर हाँ सर। यहाँ पर तो कोई 5। फिर लिंक हट गई थी सर। हाँ चलो चलो ठीक है, हम लोग क्लास चालू करें। अभी अब सुनो, मैं आप लोगों को म्यूट ऑल कर रहा हूँ अभी, है ना? यस सर। हाँ, अब एक बात ध्यान दें, कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ ना। अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे पूछूंगा, आप चैट डाल दीजिए, ठीक है? चैट से मुझे पता लगता रहेगा कि नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। मैं बीच में पूछता रहूंगा, समझ में आ रहा है क्या? आप यस सर, नो सर मुझे कमेंट देंगे, मैं पढ़ता रहूंगा। मैं आप उसको, अब देखो चैप्टर को आज हम लोग जल्दी, ज्यादा बहुत लंबा लेके जा रहे हैं। अब मैं, ठीक है, अभी म्यूट ऑल कर रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों? यस सर। अब मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं। अब आप चैट के द्वारा ही मुझे मैसेज देंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, और सभी बच्चे वीडियो को ऑफ रखेंगे। ओके चलो ठीक है बच्चों, मैं टॉपिक चालू करता हूं। अब देखो जो अब बहुत लंबा हो गया। निषेचन के चरणों में, सॉरी, लैंगिक जनन को हम लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन के अंदर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई चरण होते हैं। नंबर 1 सुन लो आराम से। युग्मक जनन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन होता है, युग्मकों का संलयन होता है। ये कई चरण होते हैं। अब इनको हमने 3 चरणों बांट लिया। पहला चरण बता दिया, पूर्व निषेचन। ये तो आपको रट गया होगा क्योंकि ये बात में कम से कम 10 से ज्यादा बार रिपीट कर चुका हूं। लैंगिक जनन के 3 चरण होते हैं, पूर्व निषेचन, निषेचन और पश्चिम निषेचन। तो पूर्व निषेचन में 2 क्रिया होती है, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। अब जल्दी जल्दी पहले हम पढ़ते हैं और मैं बता चुका हूं, युग्मक विभाजन या युग्म निर्माण में या तो अर्धसूत्री विभाजन होगा या समसूत्री, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि युग्मक जो होते हैं, युग्मक हमेशा बच्चों कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और जो प्राणी द्विगुणित होते हैं बच्चों, उनमें युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और जो प्राणी अगुणित होंगे, अगुणित कौन? कवक और शैवाल। अगुणित होते हैं बच्चों वे प्राणी जो जन्म से हैप्लोइड होते हैं, यानी उनमें प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र एक ही बार होता है। और हम जो प्राणी, हम मतलब उनके अलावा जो प्राणी रह गए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, या जितने प्राणी और जो आप देख रहे हैं वो सभी के सभी डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड मतलब वे प्राणी जिनकी प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र जो है डबल टाइम होता है, यानी ईच क्रोमोजोम इज 2 टाइम, 2 बार होगा। ओके, और 2 बार होगा तो क्या बनाएगा? पेयर बनाएगा। पेयर मतलब जोड़ा बनाएगा। और किसी भी गुणसूत्री जोड़े के गुणसूत्र या तो बिल्कुल समान होंगे तो ऐसे जोड़े को हम क्या बोलेंगे? समजात। या फिर अलग होंगे तो क्या बोलेंगे? असमजात। तो ये फल। और ये बता दिया मैंने आपको कि गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक प्राणी में निश्चित होती है, समान नहीं होती है, निश्चित। जैसे मानव जाति, तो मानव जाति में सभी में 2n = 46 होंगे, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे एशिया में हो, यानी पूरे मानव के अंदर एक ही जाति रह गई ना। तो एक ही जाति के प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है
और बाकी सब में क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित निश्चित निश्चित, क्योंकि गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं और गुणसूत्रों पर जीन पाई जाती है, और गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन या डीएनए ही किसी प्राणी के आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करती है। जैसे मानव, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जो, चना, मक्का, बाजरा, ये सभी एक ही अलग अलग है, अलग अलग है क्योंकि इनका डीएनए अलग है, इनका गुणसूत्र अलग है, इनके जीन अलग है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको? बच्चों एक कोई भी आप लोग यस कर दीजिए, समझ आ रहा है आपके चैट करके? इतना मैंने समझा, आपको समझ आया आपके? यस यस, ओके ओके, बहुत बहुत, अरे इतनी आवश्यकता नहीं, हाँ एक दो कर दिया करो, बहुत थैंक यू। अच्छा अब हमारा जल्दी मैं आपको लेके चल रहा हूं। जो गुणसूत्रों की संख्या के दो प्रकार गुणसूत्रों की संख्या होती है, अगुणित और द्विगुणित। और मैं बता दिया अगर किसी प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या टूवेन अगर आपको पता है बच्चों, टूवेन द्विगुणित संख्या पता है, तो आप उसकी अगुणित संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा प्रश्न ऐसे आएगा कि किसी प्राणी की, माना जा रहा है कि मटर के एन कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है 7, एन में 7 होगी, तो 2n में कितनी होगी, 14 होगी। और हमेशा युग्मक जो होंगे, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर एंड हैप्लोइड। ये अपने एक बार लिखो, राइट करके सब बच्चे लिखो, सब बच्चे लिखो जल्द फटाफट। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, और एगुणित होते हैं। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? ओके चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपने लिख लिया होगा। अच्छा अब बात आती है बच्चों एगुणित। अच्छा एगुणित कोशिका वाला बाकी कोशिका क्या बोलते हैं, द्विगुणित। जो काय कोशिका, जड़, तना, पत्ती, फल फूल, बाह्यदल, दलपूंज, पुंजक, सबकी कोशिका 2n होती है। हमारे शरीर में सभी कोशिका 2n है, सभी कोशिकाएं, केवल अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु किसमें, मादा में, शुक्राणु किसमें, नर में। तो मानव नर और मानव मादा में अगुणित कोशिकाएं भी अलग अलग होती है। नर में शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु होते हैं, और ये इनका निर्माण जननांग में होता है। अब आ जाओ पादपों में, पादपों में जननांग का निर्माण कहां होगा, सॉरी युग्म निर्माण कहां पर होगा, पुष्प में। और पुष्प में कहां पर, या तो पुंकेसर में, तो पुंकेसर में नर युग्मक बनेंगे, और जायांग के अंडाशय में क्या बनेंगे, मादा युग्मक। ये ध्यान से सुन लेना, इसको मैंने पूरा बता दिया। अब आगे हम पढ़ते बच्चों, तो हम लोग जानते हैं पूर्व निषेचन। पूर्व निषेचन के चरण में ज्यादा खराब नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। युग्मक निर्माण ये मैं बता चुका हूं। पूर्व निषेचन ये पहला चरण है, पहला चरण, और पहले के अंदर, पहले में युग्म निर्माण होता है। तो पूर्व निषेचन में क्या क्या होता है, पूर्व निषेचन में 2 क्रिया होती है। लैंगिक जनन के 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पूर्व निषेचन, और पूर्व निषेचन की बात हम करें, देखो पूर्व निषेचन में आप पढ़ रहे हैं, ये पहला चरण है। और पूर्व निषेचन क्रिया में क्या होगा, लैंगिक जनन करने वाले प्राणी में, सभी प्राणी में सब जगह युग्म निर्माण होगा। और आप जानते हैं युग्मकों का निर्माण, बता दिया, हर प्राणी में युग्मकों का निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन या युग्म निर्माण कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, युग्मक निर्माण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। कैसे, सुनो, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। लेकिन अब आप थोड़ा सा दिमाग रखें कि युग्मक निर्माण, और मैंने बार बार कहा कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, यानी युग्मक हर प्राणी के अंदर अगुणित होंगे, और इनका निर्माण या तो कौन से विभाजन से होगा बच्चों, मियोसिस, या फिर किससे होगा, माइटोसिस। ये बस इसमें दिमाग बैठा लो, ये मैं बता दूं, इसमें जाकर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, या तो अर्धसूत्री विभाजन से या समसूत्री विभाजन। अब ध्यान दो, अब युग्मक जो होते हैं, अब बात ध्यान दो बच्चों, युग्मकों के प्रकार, आकार आकृति के आधार, आकार आकृति के आधार पर युग्मक 2 प्रकार होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो वैसे युग्मक बच्चों जनकों के आधार पर युग्मक 2 प्रकार होते हैं। जल्दी में साथ लिखेंगे, नर युग्मक, और दूसरा कौन सा होता है, मादा युग्मक। अब जो नर युग्मक है, अब नर युग्मक को, नर युग्मक का क्या क्या नाम हो सकता है, पुमणु, एंथ्रोजॉइड्स, पुमणु एंथ्रोजॉइड्स, या फिर क्या होगा, नाम, तुम लोग नाम लिखो, पहले नाम लिखो। नर युग्मक क्या होंगे, वे युग्मक जो नर में बनते हैं, नर जननांग में बनते हैं। बच्चों समझ आ रहा है, नर जननांग बनते हैं। और युग्मक आप ध्यान दो, लैंगिक जनन की क्रिया कवकों से लेकर आवर्त बीजी, ओके, और जीवाणु से लेकर, हालांकि जीवाणु में लैंगिक जनन क्या बोल सकते हैं उसको, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, जिसे बोलते हैं कंजुगेशन बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन प्राणियों में भी लैंगिक जनन होता है बच्चों, जिन प्राणियों में भी लैंगिक जनन होता है, उनमें युग्म बनेंगे। अब युग्मक या तो क्या बनेगा, अगर कोई प्राणी, मैंने बता दिया था, अगर कोई प्राणी एक लिंगी है तो उसमें एक ही प्रकार का युग्म बनेगा, या तो नर या फिर मादा। अगर वो द्विलिंगी है तो उसमें दोनों युग्म बनेंगे, दोनों युग्म निर्माण एक ही प्राणी करेगा। जैसे कि बात हम करें पादपों की, बात हम करें, कारा है, कारा शैवाल की बात हम कर सकते हैं।
समझ आ रहा होगा आपके बच्चों? आप मैं बता दूं, कवकों में सेवालों के अंदर अगर जो द्विलिंगी होगा, ओके, तो उनमें दोनों युग्म एक ही जनक में बनते हैं। और अगर एक लिंगी की बात हम करें, जैसे मानव की बात हम करें, या गाय भेड़ बकरिया, ये सब एक लिंगी, तो इनमें नर में जो नर प्राणी होगा उसमें नर युग्मक, और मादा में क्या बनेगा? मादा युग्मक। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या आपके? और युग्म दो प्रकार के होते हैं, जनकों के आधार पर युग्म दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? नर युग्मक और मादा। नर युग्मक, और एक बात, दोनों युग्मों को एक चीज कॉमन है, दोनों युग्मों को एक चीज कॉमन होती है, युग्मक हमेशा अगुण होते हैं। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो आपको, युग्मक अगुण होते हैं और शुद्ध होते हैं, हालांकि ओके। अब देखो, अब नर युग्मक, नर युग्मक को क्या कहते हैं? पुंगणु, एंथ्रोजोइड, शुक्राणु, स्पर्म। ये तो आपको दिमाग आ गया होगा। अच्छा, अब बात आती है मादा युग्म। मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? या तो मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? एग बोलेंगे, एग, या फिर क्या बोलेंगे? अंडाणु। ओके, एग, ओवम और अंडाणु। लेकिन इनमें भी ये भी क्या होते हैं? एन होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? एन होते हैं। अब ये तो बात होगी। अब नर युग्मक की विशेषता बताओ। नर युग्मक प्राय जनरली, ये ध्यान सुना, प्राय बोला मैंने, प्राय चल होता है, चल होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और संख्या में अधिक होते हैं। संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये सुन रहे हो आप लोग? संख्या में अधिक होते हैं। अगर मादा युग्म की बात हम करें, मादा युग्म प्राय, प्राय बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं बोला मैंने, बोला जनरली फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये ध्यान दोगे, अचल होते हैं, और आकार में कैसे होते हैं बच्चों? बड़े होते हैं, आकार में बड़े होंगे, आकार में आकार की बड़ी होगी, और एक्चुअल में संख्या में क्या होंगे? संख्या में कम होंगे, संख्या में क्या होंगे? कम होंगे। ये ध्यान सुनोगे आप लोग। इसका एग्जाम्पल मैं मानव के लिए बता रहा हूं, मानव का। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग ह्यूमन का लिए बता रहा हूं। देखो, ह्यूमन मानव नर के वर्षण में शुक्राणु की संख्या, आप इस संख्या लगा लें कि एक बार की वीर्य सज्जन, यानी मानव द्वारा एक बार मादा के साथ संभोग के दौरान नर के द्वारा तकरीबन, ये मान के लो, तकरीबन 20 से 40 करोड़ स्पर्म एजैकुलेट किए जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, यानी 20 to 40 करोड़ स्पर्म्स आर एजैकुलेट वंस कोइटस। यानी मानव नर के वर्षण में बनने वाले शुक्राणु की संख्या, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार में छोड़े गए सीमन में शुक्राणु की संख्या बच्चों तकरीबन 40 करोड़। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आप समझ नहीं पा रहे, मुझे लगता है 40 करोड़ शुक्राणु, ये नहीं, वो 40 करोड़ ही है। उसके बाद में मैं फिर क्या करूंगा निर्माण, तो इसका अर्थ होगा कि शुक्राणु का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता रहता है जीवन भर। और अंडाणु का निर्माण मानव मादा में एक माह में केवल एक ही अंडाणु बनता है, ओनली वन, यानी वन ओवम प्रोड्यूस, या यू कैसे प्रोड्यूस बोलेंगे, ओके, प्रोड्यूस ड्यूरिंग वंस, अगर बात मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्रत्येक रज चक्कर या मानव मादा में आने वाले जो आर्तो चक्कर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें केवल एक अंडाणु बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंडाणु की संख्या केवल कितनी है? एक। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आपने क्या देखा कि प्राय नर युग्मकों की संख्या बहुत अधिक होती है, मादा युग्मक की संख्या बहुत कम होती है। आप लिख सकते हो मानव एग्जाम्पल में, जैसे कि एक। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, आप यहां तक मुझे एक बार, कोई भी स्टूडेंट चैट करके मुझे बताओ कि आपके समझ आ रहे हैं यार। कोई भी स्टूडेंट चैट करके बताओ, कोई भी, एनीवन कैन चैट। यस, समझ आ गया? ओके, यहां तक समझ आ गया आपके? यहां तक सब बच्चों ने यस का कमेंट दिया? कोई भी आ रहा है सर? यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू बच्चों। ये मैंने अब बात आती बच्चों तो युग्मकों के प्रकार, ये तो जनकों के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं युग्मकों की आकार, आकृति और कार्यकी। ध्यान सुनो, आकारिकी और कार्यकी के आधार पर युग्मकों के प्रकार। जल्दी हम लेके चलते हैं। और ये इतना आपके कोर्स में इतना है नहीं, लेकिन हम थोड़ा पढ़ लें। अब बच्चों देखो, युग्मकों की किसके आधार पर? आकारिकी और कार्यकी। बच्चों आप जानते हो आकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। फिजियो, ये तो आप जानते हो बच्चों, फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी के आधार पर युग्मक अब 3 प्रकार हो सकते हैं। पहले कौन से? जल्दी, समयुग्मक, दूसरा है असमयुग्मक, और तीसरा है विषमयुग्मक। जल्दी आप मेरे साथ लिख रहे हैं बच्चों। ये समयुग्मक आप जानते हो, आइसोगैमस बोल सकते हैं इसको हम लोग, आइसोगैमस, इसको बोल सकते हैं एनिसोगैमस, एनिसो, इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमस।
अब बच्चों एक बार ध्यान सुनो, आप लोग बच्चों यहां तक दिख रहा है सबको? यहां तक दिखाई दे रहा होगा? ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है सबके? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों सबके? प्रेरणा प्रजापति, धारवी, विजय, ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये जो चार्ट्स आप लोग जो आप मुझे भेज रहे हैं, यस सर क्लियर है, ये भेज रहे हैं, ये और को भी नजर आ रहे हैं क्या चैट्स? बच्चों आप भी इनको देख सकते हैं कि कैन यू सीन, इनको आप देख पा रहे हैं क्या? नो, ओके ओके ठीक है। अब बच्चों देखो, युग्मकों की आकारिकी और कारिकी के आधार पर युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। अब 2 समझो 3 समझो। जो सम क्या होंगे? जब नर और मादा युग्मक, नर और मादा में बनने वाले युग्मक आकारिकी और कारिकी के आधार पर सेम टू सेम, मतलब उनका आकार, उनकी संरचना और उनकी कारिकी का अर्थ होता है बच्चों उनके कार्य करने की दर, वो चल है या अचल है। अगर वो बिल्कुल समान है आकारिकी के आधार पर, ये किस आधार पर बच्चों? अगर युग्मक आकारिकी और कारिकी के आधार पर अगर कैसे होंगे बच्चों? समान है। बच्चों समझ आ रहा है क्या? ऐसे युग्मकों को हम क्या बोलेंगे? समयुग्मक। कब? जब नर और मादा युग्मक आकारिकी और कारिकी के आधार पर समान है, तो ऐसे युग्मकों को समयुग्म। और ये युग्म बनते हैं बच्चों, ये युग्म बनते हैं सरल सेवालों में, सरल सेवाल। ओके, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, सरल जो सेवाल होते हैं, सरल सेवालों में बनने वाले जो युग्मक होंगे बच्चों, वो कैसे होंगे? आकार और आकृति के आधार पर समान होंगे, यानी उनमें नर और मादा युग्मक में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे युग्मकों को क्या बोलेंगे? समयुग्मक, आइसोगैमस। लिख लिया? आ जाओ असम युग्मक कौन होंगे? वे युग्मक जो आकारिकी, यानी जब नर और मादा युग्मक आकारिकी दृष्टि से तो क्या हो, यानी उनकी आकारिकी तो समान हो और उनकी कारिकी फिजियोलॉजिकल दृष्टि क्या हो? कारिकी के आधार पर वो कैसे हो? असमान हो। बच्चों दिख रहा है क्या आपको? यानी क्या होगा? वे युग्मक, यानी जब नर और मादा युग्मक आकारिकी दृष्टि से समान हो, आकार उनका समान हो और कार्य की अलग हो। कार्य मतलब एक तो चल और एक अचल हो। आकारिकी का अर्थ है आकार समान, आकार तो समान है लेकिन एक तो उनमें चल है और एक कौन है? अचल है, तो उनकी फिजियोलॉजिकल अलग होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल एनिसोगैमस, असमयुग्म। उदाहरण आप लिखोगे इसके अंदर, उदाहरण इसके बाद हम कर सकते हैं, तो यूलोथ्रिक और स्पाइरोगायरा। आप बच्चों लिख रहे हैं क्या? यूलोथ्रिक्स, यानी इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं, उनके अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं आकारिकी में समान और कारिकी में अलग। अब आ जाओ विषम युग्मक। उदाहरण लिख लिया आपने? यूलोथ्रिक और स्पाइरोगायरा। तीसरा कौन है? विषम। जब नर और मादा युग्मक आकारिकी, यानी जब नर और मादा युग्मकों की आकारिकी और कार्यकी बच्चों ये दोनों ही क्या हो? अलग अलग हो। when male and female gametes are totally different basis the morphological and physiological, यानी जब मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल दोनों लेवल पर अगर वो डिफरेंट है, ओके, और उनमें आराम, जैसे माना जा रहा है एक छोटा है बड़ा है, इसका उदाहरण आप लोग बच्चों विषम युग्मक में आप उदाहरण देंगे। जैसे अगर बात हम कर सकते हैं पादपों में, तो देख सकते हैं फ्यूकस भूरा सेवाल है, और किसका ले सकते हैं? मानव का, गाय का, भेड़ का, बकरी का, कुत्ते का, बिल्ली का, गेहूं का, जौ का, चने का। बहुत एग्जाम्पल है, यू कैसे यू हैव ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल और यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, बट आप यहां पर दिमाग बैठा है मानव। अब बच्चों देखो, ये फ्यूकस अपने आप में कौन है? ब्राउन सेवाल है, ब्राउन सेवाल, और ये मानव जानते। इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें अगर बात हम करें, देखो जनरली बात हम करें, फ्यूकस की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो फ्यूकस का ये उसका नर युग्मक, ये नर युग्मक है और ये उसका मादा युग्मक। अब देखो कितना फर्क है, देखो डिफरेंट देखो बच्चों, ये तो उसका कौन है? नर युग्मक है, वो छोटा, और ये कौन है? मादा युग्मक। किसमें? फ्यूकस में। और मानव की बात हम करें
तो मानव में बच्चों ये उसका नरयुग्मक है, स्पर्म, ये ओके बच्चों, ये स्पर्म ओके, और ये मानव का अंडाणु, ये मानव का क्या है बच्चों, अंडाणु। आप समझ पा रहे होंगे। और ये इसका कौन है, सेल। अब देखो, अब अंदर देखो बच्चों ये कैसा है, इसके आगे तुम देख रहे हो, ये कैसा, जब बात हम करें नरयुग्मक कैसा है, आकार में छोटा और चम्मच नुमा है, चम्मच नुमा ओके। और ये कैसा है, और कार्य की कैसी चल है। और मादा युग्मक कैसा दिख रहा होगा आपको, मादा युग्मक ओवाइड है या फिर गोलाकार, यानी क्या सेप्रिकल एंड नॉन मोटाइल, सेप्रिकल एंड नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज। फर्क आ रहा है क्या, यहां तक समझ आ गया। इन्हें क्या बोलेंगे, विषम युग्मक। क्या बोलेंगे, विषम युग्मक। बच्चों यहां तक क्लियर है, यहां तक एग्जाम्पल हाँ, बुरी सेवाल, बिल्कुल ब्राउन सेवाल लिख सकते हैं, बुरी सेवाल है। और ह्यूमन लिख सकते हैं, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ओके, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, मार्क, यार बहुत एग्जांपल्स है, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन राइट। लेकिन आपके दिमाग में इन 3 प्रकार युग्मकों को मैंने बता दिया ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते बच्चों, जल्दी से हम आगे जाते हैं, ये तो आपको बता दी। अब बात आ रही युग्मक निर्माण के बाद में बच्चों, युग्मक निर्माण के बाद में, और आपने बता दिया, ये बता दिया कि युग्मक अगर देखो, अगर और वे प्राणी जिनमें समान प्रकार युग्म बनेंगे उन्हें समयुग्मजी कहते हैं या समयुग्मक कह सकते हैं। अगर कोई प्राणी द्विलिंगी है, सुन रहे हैं क्या, और मैंने आपको जीवों की लिंगता पहले बता दी। लिंगता का अर्थ है कि जिनमें अगर दोनों जन्नांग एक ही में है तो वो द्विलिंगी है, अलग अलग है तो एक लिंगी। ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते, जैसे कारा की बात हम करें, सेवालों में कारा वो सेवाल है बच्चों, हालांकि इतना आपकी इतना आप ये कारा सेवाल है, ये कारा सेवाल है। कि कारा सेवाल एक ही पादा पर नर, यानी ये 2 नर जनांग और ये नीचे कौन जनांग है, मादा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नर और मादा जनांग एक ही पादा पर है, अतः इसे हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। तो मैंने आपको एक लिंगी द्विलिंगी मैंने पहले बता दिया मैंने आपको एक लिंगी द्विलिंगी एकदम बता दिया। हाँ, अब ये अलग बात है, कवकों में कवक जो होते बच्चों, कवक जो होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों कि कवक में जो आकारिक होती है, कवकों का जो कवक जाल होता है आकार की दृष्टि से जब उनको समान होता है, अगर हम कवकों के कवक जाल, क्योंकि कवकों का जो शरीर होता है उसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, अतः उसे हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो यदि किसी कवक का थैलस के नर और मादा थैलस में आप अंतर नहीं कर पाए तो ऐसे कवक को हम बोलते हैं समथैलसी। क्या बोलेंगे, समथैलस। ये लिखो, जैसे समथैलस का अर्थ होगा जैसे द्विलिंगी, जैसे कॉमन सी बात है, जैसे पादपों में उचित पादपों में आप उसे क्या बोलते हो, द्विलिंगी बोलते हैं, जैसे कि गेहूं, जैसे कि मटर, जैसे कि बैंगन, जैसे कि टमाटर, ये द्विलिंगी है। तो वैसे ही कवकों को द्विलिंगी ना कहकर क्या बोलते हैं, समथैलस। क्यों, क्योंकि उनके नर और मादा दोनों प्रकार के, नर और मादा दोनों प्रकार का थैलस है। तो नर थैलस में नरजनांग मतलब पुंदानी, और मादा थैलस में स्त्रीधानी है, आर्कोगोनिया। बताया तो मैंने आपको, उगोनिया बताया होगा, ऐसी बात नहीं। तो कॉमन सी बात है कि कवक जो होते हैं, कवकों में जो कवक है, जब कवकों का कवक जाल समान होता है, आप उनमें अंतर नहीं कर सके, तो ऐसे कवक जाल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, समथैलस। समथैलस। और समथैलस का अर्थ यहां पर द्विलिंगी को लेकर कह सकते हैं कवकों में। और अगर थैलस अलग अलग है या नर थैलस अलग है तो उसमें क्या बोलेंगे, विषम थैलस। विषम थैलस का अर्थ होगा कि या तो उसमें एक नर होगा, एक क्या होगा, मादा। तो जो नर थैलस होगा बच्चों, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, नर थैलस अगर जिसकी युक्का से जिसका थैलस, यानी जिसका थैलस माना जा रहा है ये इस प्रकार का है और किसी का थैलस इस प्रकार अलग है, तो नर थैलस में जनांग क्या होगा, नर थैलस में जनांग क्या होगा, कुंदानी, और मादा में क्या होगा, स्तनी होगा। तो जब थैलस अलग लो, जब उनका थैलस अलग अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे, विषम थैलस। क्या बोलते हैं बच्चों, विषम थैलस। और ये जो सम थैलस है, ये सम थैलस एक्चुअल में हम अन्य जंतुओं में किसके लिए यूज करते हैं, द्विलिंगी के, द्विलिंगी। तो कवकों में द्विलिंगी टर्म का ही नाम क्या, सम थैलस, और विषम थैलस का मतलब यहां पर क्या है, एक लिंगी। अब बच्चों ये तो मैंने बता दिया आपको, ऐसी बात है, ये तो सारा हो गया। अब ये तो मैंने बता दिया एक लिंगी। अब द्विलिंगी के अंदर अगर पादपों एग्जाम्पल लें तो कारा आपके सामने, कारा सेवाल, कारा अपने यहां में द्विलिंगी है ओके। और एक लिंगी की बात हम करें, मैं बता दें मार्केंसिया, फ्यूनेरिया है, एंथोसिरोस है ओके, या फिर ये सब के सब कौन है, एक लिंगी ओके। और ये मैंने बताया बच्चों, मैंने बताया नारियल है, खजूर है, और मक्का है, खीरा, ककड़ी, कूपे, बिड़, इन आदि पादपों के अंदर एक ही पादप पर 2 प्रकार पुष्प पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग जगह, अतः उन्हें हम लोग क्या बोले, उभयलिंगाश्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
उभयलिंगी में उभयलिंगा स्त्री, और एक लिंगी आप जानते हैं, एक लिंगी मतलब डायसिस। डायसिस क्या होंगे? वे प्राणी या पादप जिनमें एक ही प्रकार का जननांग पाया जाए, जैसे कि मानव, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, यहां तक कि छिपकली, मगरमच्छ, या फिर आप लोगों के मच्छर, इसलिए तो मच्छर बोलते हैं नर मच्छर और मादा मच्छर। ओके, तो ये सबके सब क्या होते हैं? एक लिंगी जंतु। चलो ये तो मैंने पढ़ लिया। अब बात आती है जो युग्मकों का निर्माण हो गया। अब युग्म निर्माण के बाद में कौन सी क्रिया होगी? दूसरा चरण क्या होगा? युग्मकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण। अब बच्चों ध्यान दो, युग्मकों का स्थानांतरण पहले जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि निषेचन क्रिया से पहले, युग्मकों की मुलाकात से पहले, संलयन होने से पहले उनका निर्माण होना जरूरी है। तो युग्मकों का निर्माण हो गया, अब युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण। अब देखो मैं इसमें ज्यादा लंबा ना जाकर शॉर्ट बोलूंगा। देखो युग्मकों का स्थानांतरण के लिए सिंपल बात बोलूंगा कि जो पादप होते हैं, अगर बात हम करें सेवाल, कवक आदि की बात हम करें, या ब्रायोफाइटा, इनमें क्या होते हैं बच्चों की नर और मादा बिल्कुल पास पास होते हैं, नर और अलग। अगर द्विलिंगी होंगे, देखो द्विलिंगी होंगे तब भी नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग होंगे, लेकिन होंगे एक ही पादप पर या एक ही जंतु में। तो यदि हम बात करते उच्च पादपों को, मैं आपका यहाँ पर युग्मकों का स्थानांतरण उच्च पादपों का और मानव का उदाहरण लेकर समझा रहा हूं, ताकि तुम जल्दी समझ जाओगे। देखो युग्म स्थानांतरण के लिए क्या होता है? उच्च पादपों की बात हम करें, उच्च पादपों में कॉमन सी बात है, उच्च पादपों में जो नर जननांग होता है, मैं एक एग्जाम्पल बना के आपको समझा रहा हूं और फिर आप जल्दी समझ जाए। उच्च पादप, और हम जानते हैं उच्च पादप, उच्च पादपों में आप लोग किसका एग्जाम्पल लेते हैं? आवर्त बीजियों का, आवर्त बीजी, जिन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। और आवर्त बीजी पादपों में पुष्प, आवर्त बीजी पादपों में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स आर क्या, कौन से ऑर्गन होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और ये फ्लावर डायग्राम बना के आपको जल्दी समझा रहा हूं, आप लोग जल्दी समझिए। ये फ्लावर यानी ये किसी पादप का मादा जननांग है, ये ध्यान सुनो, और ये उसके नर जननांग है, इतना बहुत। और ये इधर कौन है? दलपून, ये भाई दलपून, दलपून और भाई दलपून, ये, और ये नीचे कौन है? पुष्पासन, और ये पुष्प व्रण। और ये जायांग के बात हम करें, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये नीचे चौड़ा भाग जिसका नाम क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय की बात हम करें, अंडाशय, अंडाशय में ये बीजांड, अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चों? ये बीजांड बता दिया आपको, ध्यान दो, बीजांड। और बीजांड के अंदर ये होता है भ्रूण कोष, ध्यान सुनना एक बार। और ये 7 कोशिकाएं यहां पर पाई जाती है। बच्चों यहां तक, अब मैंने अभी आपको डायग्राम बना के समझाओ, जो अभी बच्चों इस यहां तक क्लियर है आपको? मैं आपको युग्मकों का स्थानांतरण समझाऊं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आवर्त बीजी पादपों में जो जननांग तो कवक, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म सब में पाए जाते हैं, सभी में जनन पाए जाते हैं। लेकिन यह एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके आवर्त बीजी पादपों में। अब बताओ, अब आप जानते हो जो आवर्त बीजी पादपों के अंदर, पुष्प के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्थान दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में कौन सा जननांग है? नर जननांग। हालांकि पुष्प, अगर बात करें, ये पुष्प कौन है? द्विलिंगी है। और ये पुष्प किसका हो सकता है? जो किसी द्विलिंगी पादप के पुष्प का। और किसी पादप में, किसी भी पादप के, यू कह सकते हैं किसी पादप के पुष्प, यू कह सकते हैं पुष्प क्रम में पुष्प लगते ही हैं। आप जानते हैं ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये पुष्प है। और पुष्प के लगने का क्रम सामने बता दिया होगा। पुष्प के लगने का क्रम 2 प्रकार का होता है, असीमाक्ष और ससीमाक्ष, 3 प्रकार होता है। ये बहुत सारे पुष्प लगे, देखो ये ध्यान दो, जैसे सरसों है, मटर है, जानते हो ना। आप जानते पादपों में प्रत्येक पुष्प, अगर किसी पुष्प में दोनों जननांग है, नर जननांग और नर जननांग को हम लोग, आप जानते हैं नर जननांग को बोलते पुंगक और पुंकेसर, उसके भाग को बोलते पुंकेसर। और ये कौन बच्चों? ये कौन जननांग है? ये मादा जननांग है। और मादा जननांग का नाम क्या होता है? जायांग। तो इस पुष्प में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दोनों जननांग दिख रहे हैं। अब नर जननांग का जो पुंकेसर है, उस पुंकेसर के शीर्ष भाग में ये क्या है? प्रागकोश है। और प्रागकोश के अंदर बच्चों क्या बनते हैं? प्रागकण। ये ध्यान सुना, प्रागकण। और प्रागकण भी अगुणित होते हैं, ये ध्यान दो, प्रागकण भी अगुणित होते हैं। अगर ये मटर का पुष्प है ना, तो मटर के पुष्प के प्रागकण में गुणसूत्र संख्या क्या होगी? 7 होगी। और उसके पुष्प की भाई दल में सभी भागों में 14 होगी, क्योंकि सभी कोशिका कौन है? काय कोशिका है। लेकिन पुष्प के अगर बात हम करें, प्रागकोश में क्या बनेंगे? क्योंकि पुंकेसर का पहले, पुंकेसर 3 भाग होते हैं, प्रागकोश, पुतंतु और योजी, पढ़ा होगा। तो प्रागकोश में क्या होते हैं बच्चों? प्राग, और ये अभी दिमाग बैठा लो, तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी है। प्रागकोश में 2 पालियां होती है, 4 कोष्ठ होते हैं। दूसरा चैप्टर 2 पालियां और 4 कोष्ठ होते हैं, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप प्रागकोश के अंदर 4
पालियों में क्या बनते हैं, परागकण। सुनना एक बात। और उसके जायांग के अंदर उसका ये कौन पूरा का पूरा भाग, ये जो आप देख रहे हैं उसका कौन सा भाग है, स्त्री जननांग, जायांग। और जायांग के भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये रहा अंडाशय, ये रहा ये अंडाशय, ये अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ये क्या होता है बच्चों, बीजांड। और बीजांड के अंदर ये क्या होता है, भ्रूणकोश। तो अभी आप इतना ज्यादा ना जाएगा, सिंपल समझो, तो सिंपल समझ लो। भी बीजांड के अंदर ये रहा मादा युग्मक, और इसका नाम क्या है, अंडाणु। तो बताओ बच्चों, यहां पर किसका नाम होगा, अंडाणु का, यहां पर किसका नाम होगा, परागकण होगा। अब ये परागकण इस अंडाणु से निषेचन क्रिया करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, परागकण जो होंगे, यानी परागकोश से परागकण पहले कहां पर पूछेंगे, वर्तिकाग्र। यहां पर पूछेंगे नहीं पूछेंगे। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। मैं फिर कह रहा हूं, ये परागकण होगा किसी पुष्प की परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण क्रिया का अर्थ यहां पर क्या है कि यहां पर युग्मक जो है, यानी कह सकते हैं युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। उसी प्रकार अगर कोई प्राणी जिनके अंदर, ध्यान दो, जिनमें दोनों जनांग क्या बोलते हैं, जो जलीय प्राणी होते हैं या जलीय पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का जल में छोड़ा जाता है। जो प्राणी जल में निषेचन क्रिया करते हैं या बाह्य निषेचन करते हैं, उनमें क्या होता है, नर और मादा क्या करते हैं, युग्मकों को जल में छोड़ते हैं, ताकि जल में गति करते हुए या जल के गति से नर और मादा युग्मकों का क्या हो, संलयन हो। तो मुझे बता दीजिए, निषेचन क्रिया होने से पहले युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थान होना जरूरी है क्या, हाँ। और ये मैंने आपको किसका एग्जाम्पल एक बताया, आवर्त बीजी पादपों का। ब्राइफाइट में ऐसा होता है, ब्राइफाइट में क्या होगा, ब्राइफाइट की पुंदानी में नर युग्मक पुंगणु बनेंगे, और वो नर युग्मक पुंगणु चल होते हैं, और वो गति करते हुए, यानी सेलस में जल में गति करते हुए, क्योंकि इनमें निषेचन क्रिया के लिए क्या हो सके, जल। सुन रहे हो क्या, अपुष्पी पादपों में जल की आवश्यकता होती है। तो उनमें क्या होगा कि नर युग्मक पुंगणु गति करते हुए कहां पर पूछेगा, स्त्री धानी तक पूछेगा। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, गति करते हुए, स्थान होकर। तो नर और मादा युग्मकों में प्राय गति कौन करता है, नर युग्मक करता है। ओके, अब प्रश्न आता है, आवर्त बीजी पादप भी आपके सामने, आवर्त बीजी पादप सबसे विकसित है। आवर्त बीजी पादपों में आप जानते हैं कि नर युग्मक मैंने प्राय बताया था चल, लेकिन आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। इसीलिए सबसे पहले बताओ, परागकण कहां पर बन रहे हैं, परागकोश में बन रहे हैं। और परागकोश का स्फुटन होगा, ब्लास्ट होगा, और स्फुटन से परागकण हवा द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, सुना होगा, किन्हीं भी साधनों द्वारा या उड़कर या जो भी है तैरकर कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण। तो आवर्त बीजी पादपों में, यानी पादपों में युग्मकों की स्थानांतरित क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। और जलीय प्राणियों में ये क्रिया किस में होती है, जल में होती है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि युग्मक उस जगह पहुंचे जहां पर उनको आपस में निषेचन करना। अब जंतु में, मैं मानव या गाय भेड़ बकरी का लोग, इसमें क्या होता है, जनन क्रिया के दौरान, मैथुन के दौरान नर द्वारा, सिंपल, इतना टाइम नहीं मेरे पास, नर द्वारा, नर जननांग, नर अपने जनन अंग द्वारा अपने युग्मकों को मादा के शरीर में छोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं बच्चों कोइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइटस या मैथुन। तो जंतु में युग्मकों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं, मैथुन यानी कोइटस या सेक्सुअल प्रोसेस। और पादपों में क्या बोलते हैं, परागण यानी पोलिनेशन बोलते हैं। और मुझे अपेक्षा तुम्हारी समझ आ रहा होगा। इस क्रिया के बाद में अब युग्मक स्थानांतरण होने के बाद युग्मकों का क्या होगा,